हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियांश एंड आज मेरे साथ में डॉक्टर आकाश माहेश्वरी हैं जिन्होंने जून 2022 का एग्जाम एफएमजी वाला क्लियर किया है। आज हम आकाश से इस एग्जाम के बारे में कुछ बात करेंगे। आकाश, आपने आपका एमबीबीएस कहाँ से किया है? सर, मैंने अपना एमबीबीएस सेंट्रल अमेरिकन कंट्री बेलिज से किया है। ओके। आकाश, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जब आप वहां से कॉलेज से आए थे तब आपके मन में क्या था, और जब आपने एराइज ज्वाइन किया उसके बाद में चीजें कैसे प्रोसेस हुई और आपको कैसे डिफरेंस फील होने लगा? सर, मेरी एराइज के साथ बहुत अच्छी जर्नी और बहुत लंबी जर्नी रही है। मैं एराइज में वहां से क्लियर करने आने के बाद कोविड सिचुएशन थी, तो सबसे बड़ा तो दिमाग में यही था कि ज्वाइन कोई इंस्टीट्यूट किया जाए या नहीं किया जाए। तो उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने एराइज में एडमिशन लिया। उसके बाद एराइज ज्वाइन करने के बाद मेरे दिमाग में बहुत कुछ था एराइज ज्वाइन करने से पहले, लाइक कौन से इंस्टीट्यूट में जाऊं, कहाँ जाऊं। मार्केट में बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो उन ट्रू। सबको डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे एराइज एक प्लेटफॉर्म लगा कि जहाँ के मुझे अपनी सक्सेस अचीव हो सकती है। तो उसके बाद मैं एराइज आया। एराइज में आने के बाद मैंने एराइज को बहुत करीबी से देखा, लाइक एराइज का फॉर्मेट क्या है, एराइज एराइज की क्लासेस, फैकल्टी लिस्ट, कंटेंट, मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एपिक हम्म। रिवीजन, एवरीथिंग मैंने बहुत अच्छे से जाना उसको। उसके बाद मैंने एराइज को ज्वाइन किया और एराइज के साथ मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही और एक सक्सेसफुल जर्नी रही मेरी एराइज के साथ। यस, यस। तो जैसे आपने बताया कि जैसे ऐसे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो बच्चों को मतलब आपको एराइज में ऐसा क्या लगा कि आपको एराइज ज्वाइन किया, आपने कुछ और नहीं ज्वाइन किया? सर, एराइज ज्वाइन करने का रीजन एक ही है कि एराइज स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एराइज में बाकी मिमिक्स नहीं है कि आप एराइज ज्वाइन करने के बाद आपको किसी और जगह डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एराइज का कंटेंट, एराइज की क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। एराइज अपने आप में यूनिक है। आपने कंटेंट की बात की। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होता है, और बहुत सारा कंटेंट मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इस तरीके की एग्जाम में काम नहीं आता। जो यस सर। सबसे ज्यादा काम आता है वो आता है रिवीजन। तो मुझे आप ये बताइए कि आपने कौन से कंटेंट को फॉलो किया और कैसे उसको कंसाइज किया? सर, मैं लाइक अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस के लिए बोलूंगा। मैंने पूरी क्लासेस अटेंड की। उसके बाद मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए। मुझे ऑथेंटिक नोट्स वही लगते थे जो फैकल्टी हमें क्लास में करवा रही थी। मैं उन्हीं को ही कंप्लीट नोट्स बनाया। उसके बाद मैंने उन्हीं नोट्स में से ही अपनी पूरी पूरी पढ़ाई की। मैंने कोई स्टडी मटेरियल फॉलो नहीं किया उन फैकल्टी के नोट्स के अलावा। और मैंने अपने एमसीक्यूज वगैरह के लिए भी राइज के ही एमसीक्यू फॉलो किए थे। उस टाइम में हमें पर डे एमसीक्यूज प्रोवाइड करते थे और वो एमसीक्यूज थे। उसके अलावा हमारे टेस्ट होते थे, जैसे एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है 2-3 दिन में या 5 दिन में, जैसे सब्जेक्ट की लेंथ है। उसके बाद जो भी टेस्ट होते थे तो उसमें भी 100-150 के आसपास क्वेश्चन मिल जाते थे। तो मैं बिल्कुल। उनको भी फॉलो करता था। तो उसके अलावा राइज एमसीक्यू सीरीज भी चलाते रहते थे, ग्रांड टेस्ट लेते थे, बीच बीच ओके। में ग्रांड टेस्ट होते थे, तो उनको भी मैं अच्छे से फॉलो करता था। और मार्केट में सर बहुत सा मटेरियल है। अगर उन मटेरियल में घुस गए तो फिर मटेरियल तक ही रह जाएंगे अपन। वापिस आके उसको रिवीजन करने तक पहुंच ही नहीं पाए। मैं बिल्कुल ये सही सोचता बात हूँ। है। बिल्कुल सही। तो आपने कंटेंट के लिए केवल और केवल आपके हैंड रिटन नोट्स को यूज किया, और एमसीक्यू के लिए केवल जो आपको एरआई से प्रोवाइड हो रहे थे, जो चाहे टेस्ट सीरीज के रूप में थे या ग्रांड टेस्ट, क्लास टेस्ट के रूप में थे, आपने यस सर। वो फॉलो किया। एक और जो क्वेरी आती है कि क्योंकि लॉन्ग क्लासेस होती है, आपको पता है कि 4 महीने में सब्जेक्ट भी खत्म होने हैं, रिवीजन भी करना है। तो एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है वो आती है रिवीजन को लेके, यस कि सर। रिवीजन को कैसे प्लान करना है, क्योंकि जब क्लासेस चल रही होती है तो साइमल्टेनियसली कैसे रिवीजन किया गया, आपने कैसे किया, और बाद में जब क्लासेस खत्म हो गई उसके बाद में आपने आपका रिवीजन का क्या शेड्यूल रखा था? सर, मैं जैसे क्लासेस हमारी मोस्टली पर डे 10 से 12 घंटे, 10 घंटे तो होती थी मिनिमम क्लासेस। तो जी। हमारी क्लासेस ऑलमोस्ट 9 से 10 बजे स्टार्ट होती थी और शाम को 8 बजे तक मिनिमम रहती थी। तो मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मैं लेट उठता था। मैं क्लास से 5 या 10 मिनट पहले उठ के ब्रश करके भाग जाता था। तो उसके बाद क्लास अटेंड करने के बाद 8 बजे तक क्लास होने के बाद सर मैं जाते ही सो जाता था। मैं पावर नैप लेता था, जाते ही क्लास फिनिश होते ही सो जाता था। उसके 1 घंटे बाद जग के फिर मैं उसी दिन का कंटेंट उठाता था जो क्लास नोट्स बनाए हैं। पहला मेरा टारगेट रहता था कि जो आज का है कंटेंट उसको फिनिश कर लूं।
उसके बाद मैं क्या करता था कि जो प्रीवियस डे का था उसको भी लेता था, 10-15 मिनट उसको भी देख लेता था और उसके बाद मैं अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट पकड़ता था, जो उसको तो मैं रेगुलरली पढ़ता था। ओके, मैं क्लास शेड्यूल में जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं उसके अलावा किसी एक मेजर सब्जेक्ट को हर वक़्त पकड़ के रखता था कि मेजर सब्जेक्ट कंपल्सरी करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। और जब आपको ये अलग से आपको कभी ऐसा नहीं लगता था कि एमसीक्यू प्रैक्टिस मेरे को करनी चाहिए या मतलब कभी आप नोट्स पढ़ रहे हैं उसके बाद में एमसीक्यू करने का, तो अगर ऐसा था तो आप वो करते थे या नहीं करते थे? अगर करते थे तो कहाँ से? सर, मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था। मैं ट्रूली बताऊँ ना तो मेरा टारगेट रहता था कि मेरे नोट्स फिनिश हो जाए। अगर मैं दिल से नोट्स सही से पढ़ लूँगा तो मुझे नहीं लगता था कि हर टाइम एमसीक्यू एमसीक्यू के पीछे पड़ा रहना। मुझे ये लाइक इतना ऑथेंटिक नहीं लगता था। अगर आपका कंटेंट ही फिनिश नहीं है तो आप एमसीक्यू कितना ही दिमाग लगा लो, मतलब का नहीं। अच्छा। इस जो जर्नी होती है ये 4-5 महीने की, इसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि सारे दिन एक जैसे होते हैं। कभी यस तो सर, आपका पढ़ने का बहुत अच्छा मन करता है, 4-5 दिन अच्छी पढ़ाई होती है, फिर 1-2 दिन पढ़ाई नहीं होती है, मूड डाउन हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। यस सर। उसको आपने कैसे ओवरकम किया और उसमें एराइज़ ने कैसे आपको मदद की? सर मैं काफ़ी बार डिप्रेशन में गया, तो उसका पूरा का सारा क्रेडिट मैं खलील सर और नदीम सर को दूँगा। इन दोनों ने ही मुझे अपने अप्स एंड डाउन्स में पूरा का पूरा बार लाया। खलील सर लाइक एक मेरे लिए अपने फादर की जगह है, तो मैं उनको अपने फादर की तरह एक रिस्पेक्ट देता हूँ। मुझे कुछ भी अप्स एंड डाउन्स होते ही खलील सर सीधा कॉन्टैक्ट में रहते थे। वो उनका मोरल सपोर्ट, उनका इमोशनल सपोर्ट हर चीज़ मेरे लिए मैटर करती थी। तो मैं अपना पावर उन्हीं को मानूँगा, खलील सर, नदीम सर। नदीम सर भी मुझे बहुत सपोर्ट किए। जब भी बुरा फ़ील होता था, मैं नदीम सर के पास भाग के चला जाता था। तो हम पढ़ाई के एंड अलावा सब कुछ बातें करते थे। और वो लोग रेस्पॉन्सिव थे मतलब कि आप जब उनको मैसेज करते थे, फ़ोन करते थे, तो तुरंत वो रिस्पॉन्ड करते थे? विदिन 1 मिनट खलील सर का कॉल आ जाता था, "प्रकाश बता क्या प्रॉब्लम है तुझे?" अच्छा, यस सर, तो इट फील्स वेरी नाइस मतलब आपको काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट फील होता था, फैमिली लाइक फीलिंग आती थी। यस सर। मुझे कभी भी किसी चीज़ को बताने में हिचकिचाहट नहीं होती थी। वेरी नाइस। अच्छा आकाश, अब आप मेरे को ये बताइए, जैसा सबको हमको पता है कि रिवीजन इसमें बहुत क्रूशियल होता है, तो आपने आपके नोट्स को लगभग कितनी बार रिवाइज़ किया होगा और उसको कैसे आपने एग्ज़ीक्यूट किया? सर, मैं सच बताऊँ ना तो मैंने 2 या 3 बार से ज़्यादा नोट्स रिवीज़न नहीं किया। मैं उनमें से नहीं हूँ कि 10-15 बार रिवीज़न बोलूँ। जो भी है सच्चाई बताऊँगा क्योंकि मैं इसी फेज़ में से निकला हूँ। और से इतना टाइम भी नहीं मिलता कि आप 5 बार या 7 बार रिवीज़न कर पाओ। रिवीज़न 2 या 3 बार करो लेकिन बट इतना क्लीन करो कि आपको वापस मल्टीपल रिवीज़न की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं ये मेंटालिटी के साथ चल रहा था। आकाश कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो देखिए सारे स्टूडेंट को सारे सब्जेक्ट तो अच्छे नहीं लगते, आपको कुछ ज़्यादा कोई अच्छा लगता होगा, कोई आपको नहीं लगता है। तो जो हमको डिफ़िकल्ट लगते थे, जो हमारे को अच्छे नहीं लगते थे, उसके यस सर। साथ आपने उनको कैसे हैंडल किया? यस सर। उनके लिए मैंने क्लास नोट्स फ़ॉलो किए। लाइक फैकल्टी कहती थी ना, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। तो बस वो क्वेश्चन दिमाग में फ्रेम कर लेता था। अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर ये होगा। मेरे ओके, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए मैं यही करता था। ईएनटी एंड ऑप्थेल्मो मुझे दुनिया के सबसे गंदे सब्जेक्ट लगते थे। मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता था कि इनको पढूँ कैसे? तो फिर मैं धवन सर के क्लासेस एक बार अटेंड किया। सर ने बोला कि ये क्वेश्चन लास्ट 5 या 7 साल से हर बार इसको नहीं पूछेगा तो क्वेश्चन फ्रेम नहीं, पेपर फ्रेम नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन्स की मैंने लिस्ट बना दी अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स की। तो उनको ओके, पूरा का पूरा मैंने रट लिया। ओके। सर मैंने तो यही किया था। अ, जो जैसे आजकल क्या है बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, टेलीग्राम वगैरह हैं। तो ये जो ऑनलाइन चीज़ें होती है उसके साथ क्या है कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी आते हैं। तो आपने सोशल मीडिया से कैसे अपने आप को दूरी बना के रखी? मतलब क्योंकि नहीं तो वो बहुत टाइम खा जाते हैं। सर मैंने इसके लिए सबसे पहले तो व्हाट्सएप डिलीट कर दिया। मैंने सारे इंस्टा, फेसबुक व्हाटएवर जो भी सोशल अकाउंट्स होते हैं उन सबको हटा दिया था। फ़ोन में से यूट्यूब को भी डिलीट कर दिया था। तो उन सब से माइंड इतना डाइवर्ट होता था कि समझ में नहीं आता कि अरे इसको फ़ॉलो करें या उस चैंटिंग को फ़ॉलो करें। और मैं एक चीज़ मानता था कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो शायद आपको किसी भी चैंटिंग या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया। मेरा यही टारगेट रहता था कि कॉन्सेप्ट्स को कर लो तो फिर आपको चैंटिंग-वैंटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ये भी समझता था कि आधा घंटा या 45 मिनट, 1 घंटे की चैंटिंग आपको थोड़ी ना पूरा सब्जेक्ट करवाएगा। तो और मेनली पेपर से आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम किया था। यस सर, मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम किया था। मेरा टारगेट यही रहता था क्योंकि वन लाइनर तो आपको कभी भी ऊपर-नीचे गिरा सकते हैं।
अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वन-लाइनर से। ओके। जैसे क्योंकि जैसा एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, जो ज़्यादा क्लिनिकल वीनेट्स पूछ रहे हैं, ज़्यादा क्लिनिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यस अच्छा, सर। आप मेरे को ये बताइए कि जब आपका जो सिलेबस था, जून में आपका एग्जाम था, तो आपकी क्लासेस कब खत्म हो गई थी? सर हमारे क्लासेस ऑलमोस्ट मई फर्स्ट वीक तक था हमारा। मई मई फर्स्ट फर्स्ट सेकंड वीक। तक चला था। यस सर। तो लगभग आपको 1.5 महीना मिला था, हाँ, क्लासेस 1 फ्री मंथ। पीरियड, जो 1 मंथ के 1 आसपास मंथ। मिला। यस। 1 मंथ के आसपास मिला था। तो उस 1 मंथ में आपने क्लास नोट्स को रिवाइज़ किया। ग्रैंड टेस्ट आप देते थे रेगुलरली? सर मैंने टोटल 6 टू 7 ग्रैंड टेस्ट दिए थे। मेरा ग्रैंड ओके। टेस्ट स्कोर 170 टू 180 के रेंज में रहता था। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। यस तो सर। उससे आपको मोरल बूस्ट मिलता था जब 170, 180 आता था, तो ऐसा लगता होगा कि अब इसमें आ रहा है, अभी तो 15 दिन और पड़े हैं, अभी तो मैं और एक रिवीजन कर लूँगा, तो मैं पास होने ही वाला हूँ। यस सर, मुझे ये मोरल बूस्ट बहुत मिलता था। ग्रैंड टेस्ट है ना, कल ही सर हमें एक चीज़ कहते थे कि चाहे तू मतलब अच्छे से पढ़ के ट्राई किया कर कि अल्टरनेट डे ग्रैंड टेस्ट दे। बट अल्टरनेट डे टेस्ट देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ओके, बट मैं 5 से 6 ग्रैंड टेस्ट दिया। अराइज़ का कंटेंट ग्रैंड टेस्ट उतना टफ होता था ना कि मतलब दिमाग हिल जाता था कि पेपर अटेंड कैसे करें। और उसके बाद सर उस ग्रैंड टेस्ट को रिवाइज़ करने में 5 से 6 घंटे लग जाते थे। बट मैं मानता हूँ कि ग्रैंड टेस्ट को रिवाइज़ करना ज़रूरी है। ज़रूर। ग्रैंड टेस्ट को रिवाइज़ नहीं किया तो आपका वो वेस्ट है। ओके। और जैसे आपने बताया कि जो लास्ट का 1 महीना था, मेनली आपने फ़ोकस किया नोट्स को रिवाइज़ करने में। इसके अलावा और उस टाइम पे बहुत सारे सेशंस होते हैं, बहुत सारी चैंटिंग्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सर, तो आपको क्या लगता है बच्चों को क्या करना, आपने क्या किया और क्या करना चाहिए? सर मैं लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा। 1 मंथ लास्ट में अराइज़ रैपिड रिवीजन करवाया हमें, टेस्ट एंड डिस्कशन करवाया और ग्रैंड टेस्ट किया। ये तीनों का मैं कहूँगा सॉल्यूशन मैंने एब्ज़ॉर्ब कर लिया अपने आप में। उसके अलावा मैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं गया। मेरे दोस्त करते थे, हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते तो मैं जस्ट उनकी गैलरी से क्रॉस करता था ना, लाइक उनके पास में से तो मैं गलती से नज़र पड़ जाती थी, भाई चैंटिंग देख रहा है। नहीं, फिर मैं कहता था नहीं, आके अपना व्यू क्लियर रख, किसी को देखेगा, भटकेगा, अपना दिमाग डाइवर्ट करेगा। तो फिर मैं कोशिश करता था कि जितना हो सके अपने आप पे कंट्रोल करूँ, लेकिन मैंने कभी किसी भी चैंटिंग-वैंटिंग को नहीं देखा। और मैं टेस्ट एंड डिस्कशन एंड रैपिड रिवीजन इन दोनों के सेशन। रैपिड रिवीजन सर एक बार तो क्लास सुनता था, लाइव क्लास अटेंड करता था। उसके बाद मैं क्या करता था कि रात में जैसे 2 घंटे मिल गए तो 2x में एक बार फिर से सुन लेता था। ओके, तो जिससे रिवीजन का भी रिवीजन हो जाता था। वेरी गुड, वेरी गुड। एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले से लेके एग्ज़ाम तक आपका मतलब उस टाइम पे बहुत प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, टाइम भी बहुत प्राइसलेस होता है उस टाइम पे। तो आपने उस टाइम पे कैसे आपका शेड्यूल रहता था और एग्ज़ाम डे पे आपने कुछ अलग किया हो जो आप बच्चों को बताना चाहते हैं? मैं अपना स्टडी शेड्यूल तो यही कहूँगा कि मैं पढ़ता बहुत था। मैं 16 से 17 घंटे पढ़ता था। मैं अरे! 16-17 घंटे नहीं पढ़ूँ तो मुझे नींद नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि अपने आप के साथ चीटिंग कर रहा हूँ। और सर मैं एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले भी मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए। लाइक राइज़ ने एग्ज़ाम से 1 वीक पहले तक अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम फिनिश कर लिया था। टेस्ट एंड डिस्कशन और ये ग्रैंड टेस्ट एंड रैपिड रिवीजन व्हाटएवर सब कुछ 1 वीक पहले फिनिश कर लिया था। उसके बाद इन्होंने 1 वीक हमें छोड़ दिया था कि आपको अब जो भी अपने रिवीजन वगैरह करने हैं वो सब करो। फिर सर हमने आपका क्यूआरपी सेशन अटेंड किया था। तो वो एक गोल्डन बुक हमारे साथ थी। तो उस गोल्डन बुक को फिर मैंने समझ तो सब कुछ रखा था। फिर मुझे लगा कि अपना 5-7 दिन का है, इसमें सारे नोट्स भी पढ़ने और क्यूआरपी सेशन भी करना। और क्यूआरपी सेशन में से काफ़ी हमें बेनिफिट हुआ। उसमें से डायरेक्ट 50 क्वेश्चंस तो पक्का आए ही थे। तो मैंने ये सब क्या बोल सकता हूँ इम्पोर्टेंट कंटेंट को उन 5-7 दिन में यूज़ किया। अगर मैं आपकी पूरी कन्वर्सेशन को कंसाइज़ करता हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि मेनली आपने कंटेंट बिल्डिंग पे काम किया और कंटेंट के रूप में आपने केवल और केवल आपके हैंड रिटन नोट्स यूज़ किए और यस सर। एमसीक्यू के लिए भी आपको जो एरआई से प्रोवाइड किया गया, वही आपने यूज़ किया। यस सर। आजकल क्या होता है कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स है, उसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज़ होते हैं और यस सर। उनका जो लेवल होता है, वो बिल्कुल ही अलग चल रहा होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है या किसी भी नेट बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपने उसको कैसे हैंडल किया? क्योंकि क्या होता है, पीयर प्रेशर आता है कि आपका फ्रेंड जो होता है, वो वहाँ से वो क्लास अटेंड कर रहा है, वहाँ से वो पढ़ रहा है, फिर वो आपको बताते तो होंगे ही, आपस में बात तो होती है, "अरे यार, यस तूने सर। ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तो फिर कैसे होगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट है।" तो उसको कैसे आप हैंडल करते थे?
सर मैं किसी की सुनता ही नहीं था, मुझे अराइज पे इतना ट्रस्ट था, मुझे खलील सर पे ट्रस्ट था। मैं अराइज के पीछे एक बैकग्राउंड में मेरा चेहरा आता है खलील सर। मुझे खलील सर पे ट्रस्ट था। खलील सर कहते हैं तू मेरे लिए पहला नहीं है, तेरे से पहले मैं हजारों को निकालना है डॉक्टर बना के। तो जो मैं कह रहा हूँ मेरे पे भरोसा रख। तो बस ट्रू, उन पे मैंने भरोसा रखा। मुझे पता था ये इंसान बहुत अच्छा है, इंसान कभी गलत एडवाइस नहीं देगा। तो बस बिल्कुल, उनको मैंने ट्रस्ट माना और मैं पार हो गया। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना, जो भी व्हाटएवर, तो इन पे अगर आप ग्रांड टेस्ट एक अटेंड कर लोगे ना, तो दूसरा देने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सही आपको बात। इतना डिप्रेशन में ला लेंगे ना कि आप वापस उठ ही नहीं पाओगे। आपका मन ही नहीं करेगा कि एक बार और ग्रांड टेस्ट कर देते। जी, जी, जी। बिल्कुल ट्रू, ट्रू। अच्छा आकाश, बहुत अच्छा लगा आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, सब कुछ लगा। लेकिन कहीं न कहीं आपको ये भी फ़ील हुआ होगा, अगर मैं कुछ चीज़ें और थोड़ी अच्छी कर लेता, तो मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता एग्ज़ाम डे पे। तो कोई ऐसी गलतियाँ जो आपने की थी लास्ट 4 महीने की प्रिपरेशन में, जो आप आपके कलीग्स को बताना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को वो अवॉइड करें? सर, इन सब चीज़ों में मैं एक ही कहूँगा, लाइक है ना, जितना हो सके फ्रेंड्स ग्रुप छोटा बनाओ। अगर दोस्त आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग चलता है, आपके जैसा ही पढ़ने में है, तो करो। क्योंकि मुझे है ना सर, कुछ-कुछ वायरसेस बोलूँगा, कुछ-कुछ वायरसेस थे जो डिस्टर्ब कर देते। उन वायरसेस की वजह से मैं अपनी स्टडी से डिस्टर्ब हुआ थोड़ा। मैं एक ही कहूँगा कि दोस्त है ना, अच्छे बनाओ जिससे आप पढ़ो, ज़्यादा पढ़ पाओगे। और अगर ये वायरसेस रहते हैं ना पास में, फिर पढ़ने में डिस्टर्ब होते हैं, फिर दिमाग में वही सब चलता रहता है, यार उसने ये बोल दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये वाला टेस्ट दे दिया, उसका इतना स्कोर आया, मेरा इतना नहीं आया। इससे बेटर अपना करो, किसी को कुछ मत बताओ, डज़न्ट मैटर कि तुम कितना स्कोर कर रहे हो। तो हम अपने लिए पढ़ रहे, किसी और के लिए तो पढ़ नहीं रहे कि हम दिखावा करें। मैटर करता है सर, फ्रेंडशिप स्टडी पे मैटर करती है। मुझे तो ये काफ़ अच्छे से बिल्कुल, फ़ील हो ट्रू, रहा है। ट्रू। ठीक है आकाश, बिल्कुल। आकाश, और कुछ अगर आप अपने कलीग्स को बताना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम दिसंबर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं तो? सर मेरा मैसेज एक अच्छे से और कंसाइज़ फॉर्म में मैं एक ही मैसेज करूँगा कि जहाँ खड़े हो उसको इतना अच्छे से फॉलो करो कि आपको आप डाइवर्ट नहीं हो पाओ। अराइज़ को इतना अच्छे से मैं प्रॉपर अराइज़ का ही बार-बार बोलूँगा, क्योंकि मैंने अराइज़ को अपने बहुत करीब से देखा है। अराइज़ कुछ आपके साथ टाइम पास ये सब नहीं करेगी। अराइज़ का कंटेंट एकदम ऑथेंटिक रहेगा। अराइज़ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। मेरी बहुत फैकल्टीज़ फेवरेट फैकल्टीज़ हैं। तो मैंने उन्हीं को ही फॉलो किया था। लाइक खलील सर हमारे, नदीम सर, आप और सिंगाराम सर, मोहित सर, लाइक प्रसन्ना बीज सर, ऑब्स गैनी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा। तो मैं क्या कहूँगा, लाइक अपने फेवरेट सब्जेक्ट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाओ। दो यस, डिवाइड कर दो, फेवरेट सब्जेक्ट एंड वीकर सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट की लिस्ट बना के फेवरेट सब्जेक्ट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाओ, जिससे आपका रास्ता एक तरफा हो जाएगा। जो वीक सब्जेक्ट है उसमें से थोड़ा कंटेंट आ जाएगा तो पार हो जाएगा। मैं एक ही चीज, बिल्कुल, स्ट्रेटेजी मेरी यही रहती थी। बिल्कुल आकाश। आकाश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होप जैसे आपके जो सजेशंस हैं, आपके कलीग्स को काम आएँगे। थैंक यू आकाश, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अभी तो आपका इंटर्नशिप चालू हो रहा होगा, और आगे के लिए नीट पीजी के लिए भी आपको बहुत-बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू आकाश। थैंक यू वेरी मच।